दोस्तों इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खबर है। खबर बेसिकली इंडियन आर्मी एविएशन कोर को लेके है और दोस्तों ये जो खबर है इसके बाद इंडियन आर्मी एविएशन कोर कई गुना मजबूत हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आर्मी एविएशन कोर मतलब इंडियन आर्मी के उस विंग का बात कर रहा हूँ जो बेसिकली हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करता है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जल्द ही इंडियन आर्मी के आर्मी एविएशन कोर को अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी अपाचे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों को अमेरिकी कंपनी बोइंग से परचेज किया गया है। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टरों के परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडियन आर्मी के द्वारा भी अपाचे हेलीकॉप्टरों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से साल 2020 में तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर एक समझौता किया गया था। और दोस्तों ये 6 के 6 अपाचे हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी एविएशन कोर के लिए था। अब दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस को अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली इस तरीके के जो अटैक हेलीकॉप्टर है ये अब तक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पहली बार की तरह इंडियन आर्मी में भी अब अटैक हेलीकॉप्टर शामिल होना शुरू हो चुका है। और दोस्तों पहला अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में इंडियन आर्मी के बेड़े में स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 15 प्रचंड हेलीकॉप्टरों को निर्माण करके इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को सौंपा गया है, जिनमें से 10 हेलीकॉप्टर फिलहाल इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है और 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को दिया गया है। दोस्तों आर्मी के द्वारा इन 5 हेलीकॉप्टरों के सहारे अपना पहला अटैक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन मतलब 351 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का गठन साल 2022 में ही कर लिया गया था। हालांकि दोस्तों वहीं पे प्रचंड हेलीकॉप्टरों के अगर एक्सपेक्टेड ऑर्डर को देखा जाए तो टोटल 160 ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर इरादा बनाया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन 160 हेलीकॉप्टरों में से करीबन 95 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी का होगा और 65 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स का होगा। हालांकि दोस्तों इस प्लान के अंतर्गत 15 हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी हो चुका है, मतलब इंडियन एयरफोर्स को अब 55 हेलीकॉप्टर मिलेगा और इंडियन आर्मी को करीबन 90 हेलीकॉप्टर मिलेगा। और दोस्तों वहीं पे रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेकर जो इरादा है उसे पक्का कर लिया गया है और इस इरादे के अंतर्गत करीब करीब 45,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा और केवल मात्र इसका अप्रूवल का ही इंतजार है। वहीं पे दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बाद दूसरा जो अटैक हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होने जा रहा है वो है अपाचे हेलीकॉप्टर। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कई साल पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा करीबन 39 अपाचे हेलीकॉप्टरों को अमेरिका से खरीदने को लेकर अनुमति दिया गया था। हालांकि इन 39 हेलीकॉप्टरों में से करीबन 22 हेलीकॉप्टरों को साल 2015 में ही इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीद लिया गया था, लेकिन बाकी के हेलीकॉप्टरों को लेकर कभी बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। साल 2020 में इंडियन आर्मी के इंटरेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से 6 अपाचे हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए खरीदा गया है। और दोस्तों इसके बावजूद भी बताया जाता है कि अभी भी 11 ऐसे हेलीकॉप्टरों को आने वाले समय में खरीदा जा सकता है। हालांकि हाल ही में बोइंग कंपनी के एक अधिकारी की तरफ से इंडियन मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए यह भी बताया गया था कि बोइंग कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टरों को सेल करने को लेकर बातचीत कर रहा है। बोइंग कंपनी भारत को करीबन 15 से 20 चिनूक हेलीकॉप्टर और करीबन 10 से 15 अपाचे हेलीकॉप्टरों को बेचना चाहता है। और कंपनी का यह भी दावा है कि इस बातचीत को काफी एडवांस स्टेज में ले जाया गया है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से जिस तरीके से इंडिजिनाइजेशन के ऊपर महत्व दिया जा रहा है और जिस तरीके से स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टरों को बड़े मात्रा में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने को लेकर इरादा बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि फिर से अतिरिक्त मात्रा में अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों को भारत परचेस करेगा। और जिस तरीके से IMRH प्रोजेक्ट के ऊपर महत्व दिया गया है उसे देखते हुए यह भी नहीं लगता है कि और अतिरिक्त मात्रा में चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों को परचेस किया जा सकता है। पर ऑलरेडी इस तरीके के हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में होने के कारण कुछ संभावनाएं अभी भी बाकी है। और दोस्तों अमेरिका जिस तरीके से भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपने हथियारों का ऑफर भारत के सामने लगातार रख रहा है और जिस तरीके से भारत के सामने एक तरीके से खुले दिल से हथियारों की टेक्नोलॉजी रख रहा है, उसे देखते हुए कई बार मुझे ये लगता है कि शायद भारत एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे। लेकिन दोस्तों ये तभी संभव होगा जब अमेरिका बड़े मात्रा में अब टेक्नोलॉजी देने के लिए हामी भरेगा। अब दोस्तों आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टरों को लेकर आपको बता दूं कि 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों को आर्मी के द्वारा करीबन $800 मिलियन की लागत से खरीदा गया है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इनमें से पहला हेलीकॉप्टर जो है वो फरवरी 2024 में इंडियन आर्मी को मिलेगा। हालांकि एडिशनल और 11 अपाचे हेलीकॉप्टर अगर खरीदा जाता है तो आशा किया जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंडियन आर्मी के बेड़े में ही शामिल होगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जिस तरीके से प्रचंड हेलीकॉप्टरों को प्रमुखता दिया जा रहा है इससे फिलहाल आशा
कमी है कि इंडियन एयरफोर्स इस तरीके के हेलीकॉप्टरों को और अतिरिक्त मात्रा में अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। दोस्तों एक तरफ जहां पे अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टरों को अमेरिका भारत को बेच के एक तरीके से भारत के मार्केट के ऊपर अपना मजबूती बढ़ाना चाहता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अमेरिका के जो फाइटर एयरक्राफ्ट खास करके F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है ये यूरोप के मार्केट को एक तरीके से बर्बाद कर रहा है। हाल ही में रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोप के जो फाइटर जेट है वो धीरे धीरे करके अमेरिका के मोनोपोली के कारण अपने महत्व खोते जा रहा है। मतलब एक तरीके से अमेरिका के मोनोपोली के कारण यूरोप के देशों के द्वारा जिन एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा रहा है वो एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट मार्केट में अपना जगह नहीं बना पा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके पीछे अगर कारण को देखा जाए तो इसमें यूरोप के देशों का ही सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि यूरोप के देशों के तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक तरीके से अमेरिकन हथियारों के ऊपर जिस तरीके से निर्भरता जताया गया है, उससे एक तरफ जहां पे यूरोप के अंदर हथियारों के डेवलपमेंट स्लो हुआ है, तो वहीं पे दूसरी तरफ ओवर डिपेंडेंट होने के कारण कई सारे यूरोप के देश अपने हथियार बनाने के तहत आगे भी नहीं बढ़ा और यूरोप में भी जो हथियार बन रहा था उनके ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दोस्तों अमेरिका के तरफ से नेटो का गठन करके एक तरीके से यूरोप के मार्केट के ऊपर संपूर्ण रूप से मोनोपोली हासिल किया गया और दोस्तों सबसे पहले फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में यूरोप को झटका F-16 एयरक्राफ्टों ने दिया और 70 के दशक में एक तरीके से F-16 एयरक्राफ्टों ने यूरोप के संपूर्ण मार्केट को अपने कब्जे में ले लिया। और दोस्तों उस दरमियान जिस तरीके के एयरक्राफ्ट ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की तरफ से बनाया जा रहा था, एक तरीके से F-16 के मोनोपोली के कारण उन एयरक्राफ्टों का कोई सक्सेसर और नहीं बना। और दोस्तों उसके बाद 21st सेंचुरी में मतलब साल 2015 के बाद से इस मोनोपोली के ऊपर F-35 एयरक्राफ्टों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो F-35 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के दरमियान यूरोप के देशों की तरफ से ही बढ़ चढ़ के इसके डेवलपमेंट के प्रोग्राम में हिस्सा लिया गया और दोस्तों इसी कारण की वजह से 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के बावजूद किसी भी यूरोप के देश की तरफ से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का प्रयास ही नहीं चलाया गया। हालांकि दोस्तों अब यूरोप काफी हद तक अमेरिका के इस मोनोपोली के कारण परेशान हो चुका है और अमेरिका के इस मोनोपोली को हटाना चाहता है और इसी कारण यूरोप में फिलहाल 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर एक तरीके से होड़ मचा हुआ है। हालांकि दोस्तों 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने को लेकर भी यूरोप में इसी तरीके का होड़ मचा था और दोस्तों वो भी 90 के दशक में F-16 एयरक्राफ्टों के कमजोर होने के बाद इसके मोनोपोली को हटाने के लिए ही होड़ मचाया गया था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तब F-16 एयरक्राफ्टों के मार्केट को काउंटर करने के लिए यूरोप के कुछ देशों के द्वारा जहां पे यूरो फाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया था, तो वहीं पे डैसॉल एविएशन की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया और दोस्तों यूरोपियन कंसोर्टियम की तरफ से यूरो फाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के बावजूद भी यूरोपियन देशों में ही इन एयरक्राफ्टों को ज्यादा मात्रा में नहीं खरीदा गया। हालांकि फिर भी इन एयरक्राफ्टों को यूरोप के एक प्रमुख एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, पर दोस्तों यूरो फाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों से तो हालत राफेल एयरक्राफ्टों का खराब था। हालांकि दोस्तों फ्रांस की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों से पहले भी कई तरीके के सक्सेसफुल एयरक्राफ्टों को निर्माण करके यूरोप के कई सारे देशों को प्रोवाइड किया गया, लेकिन किसी भी यूरोप के देश की तरफ से फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर तब तक भरोसा नहीं जताया गया जब तक भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा गया। एक तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं कि डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को बनाने के बाद फ्रांस की तरफ से लंबे समय तक इन एयरक्राफ्टों को बेचने को लेकर मुशक्कत किया जा रहा था, लेकिन जब भारत की तरफ से 36 राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया तो एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों के खरीदारी का बाहर लग गया। लेकिन फिर भी दोस्तों यूरोप के अंदर इन एयरक्राफ्टों को उतना अधिक तवज्जो नहीं दिया गया जितना इन एयरक्राफ्टों को यूरोप के बाहर पसंद किया गया। फिलहाल यूरोप के अंदर क्रोएशिया और ग्रीस इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं पे दोस्तों कई ज्यादा देश अमेरिका के F-16, F-18, F-15 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है और दोस्तों यूरोप के कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मार्केट तक को अमेरिका के द्वारा तबाह कर दिया गया। और दोस्तों इनमें सबसे अधिक नुकसान अगर किसी एक एयरक्राफ्ट को हुआ है तो वो है स्वीडन के JS-39 ग्राइफिन E एयरक्राफ्ट का। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए कई बार ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के लगभग संपूर्ण हो चुके डील तक को कैंसिल करके अपने एयरक्राफ्टों को बेचा है। और दोस्तों इससे एक तरीके से खाली ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को ही नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि यूरोप के जो एविएशन मार्केट है उसे भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि दोस्तों अगर यूरोप को इस तरीके का नुकसान से उभरना है तो अपने लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और अपने बनाए हुए एयरक्राफ्टों के ऊपर भरोसा जताना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोप के एविएशन मार्केट बर्बाद होने के पीछे अमेरिका का भूमिका अधिक है या फिर यूरोपियन देशों का गलती अधिक है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।